हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हमारा जो वेब टेक्नोलॉजी है उसमें यूनिट नंबर 2 को आज हम कवर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट की देखी होगी तो आपको पता है कि हमने पहली वीडियो में कवर करा था इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 है। तो आज इस टेक्नोलॉजी में जो हमारा सेकेंड यूनिट है वेब टेक्नोलॉजी में, जैसे कि हम जान चुके हैं कि यार देखो, वेब टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है, हमें सबसे पहले समझ जाता है कि वेब टेक्नोलॉजी किस चीज से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है किसी भी वेब एप्लीकेशन से। सही बात है। तो यार अगर जो वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड है मेरी वेब टेक्नोलॉजी, तो अगर मैं वेब एप्लीकेशन की बात करता हूं तो वेब एप्लीकेशन किस चीज से बनती है? वेब एप्लीकेशन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनती है। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इन्वॉल्व होती है मेरी वेब एप्लीकेशन को बनाने में, वो कौन सी होती है? फ्रंट एंड लैंग्वेज, जैसे हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस करा हुआ है, तो वो होती है लाइक HTML, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट, जो कि बेसिकली क्या करती हैं, वो मेरी एप्लीकेशन के फ्रंट एंड को डिजाइन करते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं। अब जो बैकएंड की बात आती है, जो लैंग्वेज मेरे फ्रंट एंड को मेरे डेटाबेस से कनेक्ट करती है, वो कौन सी लैंग्वेज होती है? वो लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं सर्वर साइड लैंग्वेजेस। उनका नाम हो सकता है लाइक जावा, PHP, पाइथन, ये सब यूज आती हैं एज अ सर्वर साइड लैंग्वेज, जो कि मेरे एप्लीकेशन के फ्रंट एंड को जो HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट की मदद से बना है उसको मेरे डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। और जो डेटाबेस किस क्वेरी, किस लैंग्वेज से हिट होता है, अब डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो मेरे को क्वेरी यूज करना है, तो क्वेरी लैंग्वेज यूज करनी है, वो MySQL हो सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि HTML और CSS क्या है। आज हम समझते हैं HTML क्या है, CSS क्या है, और हम एक बेसिक लैंग्वेज समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली होता क्या है। और जावास्क्रिप्ट को आगे डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 में, जहां में हम पूरा डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट का क्या काम होता है। तो यहाँ देखते हैं यार HTML क्या है। देखो, HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका डेफिनेशन हो गया, फुल फॉर्म कह सकते हैं हम इसे। तो यार HTML है मेरी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो टैग के फॉर्म में हम स्क्रिप्ट करते हैं, और ये मेरे वेब पेज को डिजाइन करने में मेरी मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सामने अपनी वेब एप्लीकेशन को देख रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ ये मेरा वेब पेज है। ठीक है, दिस इज माई वेब पेज। अब यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पिक्चर आ रही है, यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है यार? ये सब मेरे ये जो वेब पेज है जो सामने मैं देख रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन में, ये उसका डिजाइन है। ये जो डिजाइन है इसका बेसिक फॉर्मेट किस लैंग्वेज में स्क्रिप्ट होता है? ये स्क्रिप्ट होता है HTML लैंग्वेज में। अब इसको स्क्रिप्ट करने के लिए HTML लैंग्वेज में काफी अलग अलग तरह के टैग यूज होते हैं, जिनकी मदद से हम अपने जो वेब पेज है इसको डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इमेज है, तो इमेज के लिए यहाँ पर मैं इमेज टैग का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर नाम है, तो नाम के लिए मैं हेडिंग का भी यूज कर सकता हूँ, डिव का भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के टैग्स होते हैं जो कि यूज में आ सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी HTML या वेब पेज का। जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, तो हमारे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। सबसे ऊपर में हम लिखते हैं HTML का टैग, ये जो ओपनिंग टैग है, और ये इसका हुआ क्लोजिंग टैग, ये एंड में क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला जो स्ट्रक्चर में आता है वो यहाँ ऊपर आता है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन का ये ओपनिंग पार्ट, ये क्लोजिंग पार्ट। और हेड सेक्शन में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? हम हेड सेक्शन में अपने भी किसी भी वेब पेज का टाइटल यहाँ पर डाल सकते हैं। देन उसके मेटा टैग्स, यार मेटा टैग्स क्या होता है? मेटा टैग किसी भी वेबसाइट के या वेब पेज को डिफाइन करते हैं कि इस पेज में किस तरह का कंटेंट है, या बोले जाए तो कीवर्ड क्या है, जिसके हिसाब से गूगल पे, फॉर एग्जांपल किसी भी ब्राउजर पे वो वेब पेज किन कीवर्ड्स पे रैंक होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सर्च करूं कि मुझे वेब टेक्नोलॉजी को कोई वीडियो चाहिए, तो अगर मेरे वेब पेज में, मेरी वीडियो में वेब टेक्नोलॉजी के कीवर्ड लगे होंगे, तभी ये जो यूट्यूब है वो सर्च करके इस वीडियो को आपके सामने शो करेगा। ठीक है, देन उसके बाद आती है बात बॉडी की। ये जो बॉडी वाला टैग होता है ना, ये बेसिकली मेन टैग है जिसके अंदर जो भी कंटेंट इंक्लूड होता है वो सब आपको अपनी स्क्रीन पर सामने दिखता है। बाकी जो इसमें कंटेंट होता है हेड सेक्शन में, वो आप
आपके यूज का नहीं होता, वो आपको विजिबल नहीं होता। बस एक टाइटल चीज है जो आपको ऊपर दिखती है ब्राउजर पे, ठीक है। देन बॉडी के अंदर आप अलग अलग तरह के टैग यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, फॉर्म टैग, फ्रेम टैग, टेबल, टेबल रो, टेबल हेडिंग, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट टैग, बहुत सारे तरह के टैग्स होते हैं। हम देखते हैं टैग भी क्या क्या होते हैं। HTML में काफी तरह के टैग यूज होते हैं जिसके हिसाब से जो हमारा वेब पेज है उसकी फॉर्मेटिंग करी जाती है, उसका डिजाइन करा जाता है। अब देखो एक सबसे कॉमनली यूज होने वाला है जो टैग है हमारा, वो पैराग्राफ टैग है। इसमें सिंपली आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। लाइक इसी तरह से एक डिव टैग होता है, इसको हम डिवीजन भी बोलते हैं, डिवीजन टैग, ठीक है, डिव या फिर डिवीजन। तो इसके अंदर भी आप अलग अलग तरह का कंटेंट इंक्लूड कर सकते हो। आप इन टैग के अंदर भी और टैग अंदर इनके डाल सकते हो। ये BR को बोलते हैं लाइन ब्रेकर टैग। HR इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड कर देगा इस तरह से। देन UL इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग बनाया जाता है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL करते हैं। ये टेबल, आपको अगर टेबल का यूज करना है देन टेबल टैग इज यूज्ड। LI इज लिस्ट, जो लिस्ट एलिमेंट अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर इंक्लूड होंगे उनको, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को LI टैग के अंदर रखा जाता है। ये TH टेबल हेडर की तरह यूज होता है हमारे टेबल टैग के अंदर। जो आपको हेडिंग बोल्ड में दिखती है किसी भी टेबल पे, वो कैसे बनती है? वो बनती है टेबल हेडर टैग से। और टेबल रो, बाकी सारी जो कॉमन रोज होती है हमारे टेबल में हेडिंग के अलावा, उन सबको TR से डिनोट करा जाता है। TD होता है हमारा टेबल रो के अंदर जो हम डेटा रखते हैं कॉलम बाय कॉलम, तो वो डिफाइन करता है हमारा TD। देन उसके बाद फॉर्म टैग, जैसे अगर आप लॉगिन फॉर्म देखते हो किसी भी वेबसाइट में या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखते हो, उस सब का कंटेंट जो है फॉर्म टैग के अंदर रखते हैं। फ्रेम, यार फ्रेम हमारा HTML में एक टैग है जो कि यूज होता है जिसकी मदद से हम एक ही वेब पेज पर अलग अलग HTML कंटेंट लोड कर सकते हैं। मतलब मैं अपने HTML पेज को अलग अलग HTML में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर ये है ना, ये मेरा पेज है, अब इतना कंटेंट तो किसी एक HTML कंटेंट से लोड हो रहा है और बाकी सारा किसी दूसरे HTML, ये होता है फ्रेम टैग के यूज से। देन आगे समझते हैं यार CSS क्या है। जैसे CSS अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो ये होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। फुल फॉर्म समझ ली हमने, अब इसका मतलब क्या है यार, ये किस काम आता है? यार देखो, जो HTML है, HTML ने आपके टैग डिजाइन कर दिए, टैग के हिसाब से आपके पेज का लेआउट या फिर कह लो डिजाइन तैयार हो गया। बट अब ये जो डिजाइन तैयार हुआ, इसमें अगर मेरे को कोई डेकोरेशन करनी है, कुछ कलर्स ऐड करने, कुछ बैकग्राउंड इमेजेस ऐड करनी है या फिर बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, वो सब हम किसकी मदद से कर सकते हैं? ये सब हम करेंगे हमने कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो ये इसको आप एक डिजाइनिंग पार्ट कंसीडर कर सकते हो मेरे फ्रंट एंड वेब पेजेस का। ये होता है CSS की मदद से। अब जो CSS है ये हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं अपने HTML के साथ। देखो, एक आप यूज कर सकते हो CSS को अपने HTML के साथ इनलाइन, मतलब जहां पर आपने HTML का टैग लिखा, जैसे कि ये आपने टैग लिखा और साथ ही इस टैग के लिए आपने अपना स्टाइल डिफाइन कर दिया हाथों हाथ अपने टैग के साथ। और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नंबर 1 इनलाइन CSS की होती है। फॉर एग्जांपल किसी वेब पेज में ये तीनों स्टाइल डिफाइन है, इनलाइन, एम्बेडेड, एक्सटेंडेड। तो अगर इनलाइन डिफाइंड है तो आपके एलिमेंट पर इनलाइन ही दिखेगा, बाकी सब पे इनलाइन ओवरराइड कर जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर रहता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनलाइन की, उसके बाद एम्बेडेड की, तीसरी प्रायोरिटी रहेगी आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट की। तो अब हमने इनलाइन का मतलब समझ लिया, आप समझ लेते हैं कि एम्बेडेड जिसकी प्रायोरिटी 2 है, इसका मतलब क्या है। अब एम्बेडेड में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हम एलिमेंट बाय एलिमेंट स्टाइल लगा रहे हैं, एम्बेडेड के केस में हम एलिमेंट बाय एलिमेंट स्टाइल नहीं लगाते। इसमें हम एक कंप्लीट एक वेब पेज पे, फॉर एग्जांपल ये शीट अगर आपके लिए एक वेब पेज है तो इस पूरी शीट के लिए मैं एक स्टाइल डिफाइन कर दूंगा कि इस शीट पर जितनी भी हेडिंग है उनका कलर रेड हो, जितने भी पैराग्राफ है उनका कलर ब्लू हो, इसी तरह से अगर जितने भी फॉर्म है उनका कलर येलो कर दीजिए। तो वो जब होता है हमारा एम्बेडेड स्टाइल शीट में। जैसे मैंने क्या करा, ये मेरा HTML का टैग है, ये मेरा हेड टैग है, हेड टैग के अंदर मैंने एक स्टाइल का टैग डिफाइन कर दिया, स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, और इसके अंदर मैंने लिख दिया कि मेरी बॉडी है उसका कलर आप ब्लू कर दीजिए। ऐसे ही मैं पैराग्राफ, हेडिंग्स, डिव, किसी भी एलिमेंट पे फॉर अ सिंगल पेज अपना
स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ यूजिंग एम्बेडेड स्टाइल शीट। जो तीसरी स्टाइलिंग का तरीका है वो हमारा है एक्सटर्नल सीएसएस। अब एक्सटर्नल सीएसएस में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर आप ना तो अपनी सीएसएस एचटीएमएल एलिमेंट के साथ लिखोगे और ना ही उस वेब पेज पर। आप क्या करोगे, जो आपकी सीएसएस है उसकी एक फाइल अलग ही बनाओगे और वहां पर अलग ही आप डिजाइन करोगे। वे एक तरह से ग्लोबल डिजाइन हो गया। अब उसको आप अपने किसी भी वेब पेज में जहां आपका मन करे वहां पर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बस हमें यहाँ करना क्या है, सिर्फ अपने हेड सेक्शन में जिस भी आप वेब पेज में किसी भी सीएसएस फाइल को यूज करना चाहते हो, वहां पर हेड सेक्शन में लिंक टैग यूज करके लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट और उसका href मतलब उसका लिंक दे दोगे। लाइक अगर उस फाइल का नाम है style.css तो आप यहाँ टाइप मेंशन करके text/css उसको अपने वेब पेज के साथ लिंक कर दोगे और उसके जितने भी डिजाइन इस फाइल में डिफाइंड है वो सब आपके वेब पेज में अप्लाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। जैसे हमने डिफाइन अभी डिस्कस किया था, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी इसकी रहेगी एक्सटर्नल सीएसएस की, उसके बाद एम्बेडेड की एंड सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी इनलाइन सीएसएस की। ये हमने समझ लिया एचटीएमएल के बाद सीएसएस का मतलब क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की ओर। तो जावास्क्रिप्ट क्या है यार, जावास्क्रिप्ट ना मेरी बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या करती है यार, ये करती क्या है, जो मेरा वेब पेज है, ठीक है, आपने HTML से उसे डिजाइन कर लिया, लेआउट उसका बना दिया, CSS उसमें वो कुछ डेकोरेशन कर दी। अब मेरा जो है पेज वो डिजाइन हो चुका है, तैयार है, लुक एंड फील बढ़िया आ रही है। अब बात आ जाती है वैलिडेशंस की या फिर इंटरएक्टिविटी की। अब मेरे को अगर अपने HTML पेज को इंटरएक्टिव बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बटन का क्लिक करता हूं तो कोई फॉर्म खुलना चाहिए या जो मेरा पेज है वो किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर दे आपको, तो ये सब जो इंटरएक्टिविटी होती है या वैलिडेशंस होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लॉगिन फॉर्म बना रहा हूं, ये आपका एक लॉगिन फॉर्म है, तो उसमें आपको दो चीज डालनी कंपलसरी है, यूजर नेम उसके बाद पासवर्ड। ठीक है, उसके बिना अगर आप सबमिट बटन को क्लिक करोगे तो यहां पर एक एरर आना चाहिए कि प्लीज एंटर यूजर नेम, वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, ये सब जो वैलिडेशंस होती हैं ये सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाई जाती हैं और इसी तरह से यूज होता है अपने वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाने का, डायनामिक बनाने का यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और आगे हम डिटेल में जावास्क्रिप्ट के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।